नमस्कार, डिबेट सेंट्रल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजय उपाध्याय। छत्तीसगढ़ की साय सरकार नई औद्योगिक नीति बनाने की राह में तैयारी कर रही है। इस संबंध में मुख्यमंत्री ने भारतीय उद्योग परिसंघ के प्रतिनिधियों के साथ विस्तार से चर्चा की है और उनसे सुझाव भी मांगे हैं। चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि नए उद्योगों की स्थापना के साथ युवाओं को रोजगार, पर्यावरण से संतुलन उनकी प्राथमिकता के बिंदुओं में शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 5 सालों में कई MOU हुए, लेकिन उनका क्रियान्वयन नहीं हो पाया। लेकिन हमारी सरकार उद्योगों की स्थापना के साथ ही प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। तो बात यही है कि जब भी उद्योग नीति कोई भी सरकार बनाती है, तब एक ट्रेंड है कि विपक्ष उसका विरोध करता है, उसमें कमियां खोजता है। लेकिन ये चलता रहता है तब तक जब तक कि दोनों का क्रम न बदल जाए। पक्ष और प्रतिपक्ष में रहने के हिसाब से पार्टियां अपने विषयों का चुनाव करती हैं, ऐसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी। तो यही आज का विषय रहेगा जिस पर आज हम चर्चा करेंगे कि उद्योगों की स्थापना तो महत्वपूर्ण है प्रदेश के विकास के लिए, लेकिन उसके साथ साथ उसके चारों ओर वो कौन से ताने बाने हैं जो ऐसे कसे होने चाहिए कि उद्योगों की स्थापना का लाभ मिले प्रदेश की जनता को, और इसकी जो हानियां होती हैं, इसके जो दुष्परिणाम अगर संभव हैं, हो सकते हैं, तो उसे कितना कम किया जाए, न्यूनतम किया जाए या शून्य किया जा सके। कुल मिलाकर उद्योगों की स्थापना का प्रदेश के विकास में कैसा योगदान हो, यह तो नीतियां ही तय करती हैं, जिस पर आज हम चर्चा करेंगे। इस चर्चा के पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ये बातें भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा नए औद्योगिक नीति 2024-29 के लिए दिए गए सुझावों पर चर्चा के दौरान कही। परिसंघ के द्वारा दिए गए सुझावों को नीति तैयार करने वाली समिति को भेजा जाएगा और महत्वपूर्ण सुझाव उनमें शामिल भी किए जाएंगे। 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ के विजन डॉक्यूमेंट के साथ नई औद्योगिक नीति का विजन डॉक्यूमेंट जारी किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में प्राकृतिक संसाधनों और बहुमूल्य खनिजों के विपुल भंडार मौजूद हैं। प्रदेश में लघु वनोपजों की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता है। उन्होंने कहा कि चाहे खनिज हो या लघु वनोपज, इनका वैल्यू एडिशन छत्तीसगढ़ में ही हो ताकि प्रदेश को इसका लाभ मिले। बीजेपी ने कहा कि नई उद्योग नीति पूरे प्रदेश हितों को ध्यान में रखकर तैयार की जाएगी और प्रदेश के सभी वर्गों के लोग इसके केंद्र में होंगे। अभी मैं सुशीलानंद शुक्ला जी का बयान सुन रहा था। उन्होंने झूठ परोसने के सिवा कुछ नहीं किया। केंद्र में राहुल गांधी झूठ परोस कर अपनी ज़मीन जमा रहे हैं, वैसे ही छत्तीसगढ़ के कांग्रेसी यहाँ झूठ का प्रचार करके अपनी ज़मीन तलाश रहे हैं। अभी हमारी सरकार को बने केवल 6 महीने ही हुए हैं, लेकिन कांग्रेस प्रोपेगेंडा करने लग गई है। अभी उद्योग नीति नवंबर में आने वाली है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को कौन सी उद्योग नीति बदल गई ये बताना चाहिए था। बस बयान देना है, कुछ नहीं, केवल बयान देना है। उन्होंने हमेशा झूठ का प्रचार किया, भारत के लिए प्रचार किया। आज बैंकों के लिए बारे में झूठ बोलते थे कि SBI बर्बाद हो रहा है, जबकि SBI आज जब से बना है तब से आज जो इनका प्रॉफिट है सबसे अधिक रहा है इस वित्तीय वर्ष में। तो ये हर समय झूठ का वो करते हैं। भारत 10 वर्षों में 11वीं अर्थव्यवस्था से 5वीं अर्थव्यवस्था में आ गया है। अगर उद्योग का विकास नहीं हुआ रहता भारतीय जनता पार्टी के शासन में, तो भारत का जो अर्थव्यवस्था को लेकर जो इतनी बड़ी छलांगे हो नहीं सकता था। कांग्रेस पार्टी हमेशा झूठ परसकर ही राजनीति करती है। वहीं नई औद्योगिक नीति के आने से पहले ही कांग्रेस इस पर सवाल खड़े करने में लगी है। कांग्रेस का कहना है कि हमारी सरकार के द्वारा तैयार की गई औद्योगिक नीति 2014-2019 में उद्योगों को बढ़ावा देने के साथ ही अन्य विषयों पर भी विशेष ध्यान रखा गया था। पिछले 5 वर्षों में हमारी सरकार ने उद्योगों को सहूलियतें दी। हमारी सरकार में उद्योगों की जमीनों को फ्री होल्ड करने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही कांग्रेस ने नए उद्योग नीति आने के पहले ही इसे लेकर कई गंभीर सवालों की झड़ी लगा दी है। निश्चित तौर पे किसी भी राज्य के विकास के लिए उद्योग बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। लेकिन बेहद दुर्भाग्यजनक है कि जब से छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, उद्योगों को तबाह करने के लिए नीति बनाई गई है। बिजली के बिल बेतहाशा बढ़ा दिए गए हैं। अडानी की कंपनी से उद्योगपतियों को मजबूर किया जा रहा है कि बिजली खरीदें। राज्य सरकार की बिजली बिल बढ़ा दिया गया है। उद्योगों को तमाम तरीके की जो सहूलियतें पिछले 5 साल में हमारी सरकार
के द्वारा दी जा रही थी उनको बंद कर दिया गया है। हमारी सरकार ने उद्योगों के ज़मीनों को फ्री होल्ड करने का निर्णय लिया गया था, यह सरकार उस पर भी कोई निर्णय नहीं ले रही है। तो कुल मिलाकर जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, प्रदेश का औद्योगिक वातावरण खराब हुआ है। एक ओर जहां बीजेपी की नई सरकार नई औद्योगिक नीति की तैयारी में है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस इसे लेकर अभी से सवाल करती दिखाई दे रही। मतलब साफ है, दोनों ही दल एक दूसरे की नीतियों पर आमने सामने हैं। सवाल यह है कि प्रदेश में उद्योगों की स्थापना के साथ ही प्रकृति के साथ उसका संतुलन एक सबसे बड़ा और चुनौती भरा विषय है, जिसे लेकर दल पक्ष और प्रतिपक्ष में रहने के हिसाब से अपनी भूमिकाएं बदलते रहते हैं। खैर, अभी इंतजार करना होगा नई उद्योग नीति, जिसके बाद ही यह साफ हो पाएगा सरकार इस दिशा में किन और भी जनहित के विषयों का समावेश करती है। तो ये विषय है उद्योग नीति से जुड़ा, जैसा कि हम रिपोर्ट में भी दिखा रहे हैं कि अभी ये नीति तैयार की जा रही है, लेकिन इसके पहले की सरकारों की जो नीतियां थी, औद्योगिक नीति थी, वो हमारे सामने है। पिछली सरकार ने 5 वर्षों तक जिस नीति को अपनाया, जिस नीति से आगे बढ़ी, वो भी हमारे सामने है। अभी इंतजार करना होगा कि ये भाजपा की नई सरकार जो नई औद्योगिक नीति लेकर आ रही है, उसमें क्या कुछ बदलता है, क्या कुछ अलग होता है, क्या कुछ किसके पाले में जाता है, कुल मिलाकर प्रदेश की जनता को उसका कितना लाभ मिलता है। ठीक है, वो उद्योग की स्थापना उद्योगपतियों का विषय है, लेकिन कुल मिलाकर हर निर्णय जो प्रदेश में कहीं ना कहीं स्थापित हों, संचालित हों, उनसे सीधा संबंध होता है प्रदेश की जनता का। तो उसे उसका कितना लाभ मिल पा रहा है, किस रूप में मिल पा रहा है, ये तमाम विषय है आज की चर्चा के, जिस पर हम अभी विस्तार से चर्चा करेंगे। पहले अपने मेहमानों का आपसे मैं परिचय करवा दूं। हमारे साथ प्रीति स्वर्णकार जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की। प्रीति जी, आपका स्वागत है। नीता लोधी जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस की। नीता जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ पीसी रथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम समझेंगे। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो कुल मिलाकर जैसा जो विषय है जिसकी हम आज चर्चा करने जा रहे हैं, बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। गंभीर तो नहीं कहूँगा, महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि हम दो इसके पहलू देखते हैं, हम इसके दो किनारे देखते हैं। एक ओर तो उद्योग बहुत आवश्यक हैं प्रदेश की प्रगति के लिए, प्रदेश के विकास के लिए, प्रदेश की राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठा के लिए, या फिर कहें कि पहचान के लिए उद्योगों की स्थापना एक महत्वपूर्ण घटक है। दूसरी ओर ये भी महत्वपूर्ण है कि पारिस्थितिकी के साथ, पर्यावरण के साथ उसका कैसा संतुलन हो, जनमानस उससे कैसा, किस तरीके से प्रभावित हो रहा है, ये भी एक दूसरा विषय है। तो कुल मिलाकर यही है, उद्योगों की स्थापना के साथ ये सारे विषय किन तानों बानों के रूप में जोड़े गए हैं और किस तरीके से उससे लाभ पा रहे हैं, ये एक विषय होता है। मैं आपसे ही पूछ लूँ प्रीति स्वर्णकार जी, नई उद्योग नीति बन रही है, हालांकि जैसा हम बता चुके हैं कि 1 नवंबर को जो छत्तीसगढ़ का विजन डॉक्यूमेंट आएगा, उसके साथ ही साथ उद्योग नीति का भी ये डॉक्यूमेंट पेश किया जाएगा, जनता के सामने जारी किया जाएगा। फिर भी आपसे अगर मैं पूछूं तो सरकार की प्राथमिकताएं, हालांकि मुख्यमंत्री ने कुछ बातें कही हैं, लेकिन सरकार की प्राथमिकताएं क्या हैं इस नई उद्योग नीति में? दूसरी बात कि इसमें कौन सा ऐसा बड़ा बदलाव करना चाहती हैं जो कि पिछली सरकार में, जो भूपेश बघेल जी की सरकार थी, उसमें नीति बनाते समय किया गया था? प्रीति जी। जी नमस्कार जी। कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक संकल्प है कि विकसित भारत बनाना है। जी हाँ। उसमें हमारी साय जी की सरकार, भाजपा की सरकार की अहम भूमिका रहेगी। बिल्कुल साय जी की सरकार मोदी जी के साथ कंधे से कंधा मिला के डबल इंजन की सरकार बिल्कुल विकसित छत्तीसगढ़ बनाने के संकल्प की ओर बढ़ रही है। जैसे कि छोटे छोटे उद्योग हैं, जैसे लघु उद्योग, कृषि उद्योग, खाद्य ग्राम उद्योग या कोर उद्योग, ये सब उद्योगों में आगे बढ़ावा देगी सरकार, जिसमें पूरी सहमति रहेगी। जिस भी साइड से उनको सपोर्ट का जरूरत लगेगा, बिल्कुल भाजपा की सरकार उनको पूरा सहयोग करेगी, सपोर्ट करेगी। और जैसे हम बड़े उद्योगों की बात करें तो जिसमें अपना कोर इंडस्ट्री आता है, असेंबली इंडस्ट्री आता है, या फिर और छोटे स्मॉल स्केलिंग इंडस्ट्रीज आते हैं जिसमें सीमेंट, लोहा आदि बनाते हैं, या फिर गाड़ियों का उत्पाद होता है जहां असेंबल की जाती हैं गाड़ियां, उनके लिए भी भाजपा की सरकार का सहयोग रहेगा, जिसका भी
फायदा है वो हमारे छत्तीसगढ़ में ही मिलेगा, जिसमें युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। रोजगार के जो आगे के रास्ते हैं वो भी ज्यादा से ज्यादा रहेंगे युवाओं के लिए। ठीक है, मैं आपसे पूछ रहा था, ठीक है वो ड्राफ्ट तो आएगा 1 नवंबर को, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाह रहा था प्रीति जी कि वो कौन से ऐसे विषय होंगे जो कि आप नहीं चाहेगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं चाहेंगी कि ये विषय जो पूर्ववर्ती सरकार ने रखा था उसे रखा जाए। ऐसा कोई विषय आपके ध्यान में हो जो? देखिए, जैसे अभी एक मैंने अभी बयान सुने हैं कांग्रेस नेताजी का। उनका जी। बयान यही था कि उन्होंने जो व्यवसाय के लिए जमीनें थी उनको फ्री होल्ड करने का बोला। बट वो फ्री होल्ड नहीं हुआ। 5 साल में भी कोई भी जगह में जितना उन्होंने आदेशित किया था या जितना पेपर वर्क में उन्होंने बोला था कि कुछ दुकानें, निगम की दुकानें भी थी जो फ्री होल्ड होंगी, वो अभी तक नहीं हुई है। जहां तक मेरी जानकारी है कि वो अभी तक कोई भी जमीन ऐसा कोई फ्री होल्ड हुआ ही नहीं है। अच्छा जी। नीता जी आप सुन रही होंगी जो कह रही हैं प्रीति जी। अब आप बताइए कि आप इतनी जल्दबाजी में क्यों हैं? अभी तो ये ड्राफ्ट आया भी नहीं है, ये तो अभी डॉक्यूमेंट बना भी नहीं है, जनता के सामने आया भी नहीं है, लेकिन आप इसकी बुराइयां एक एक कर गिनाने लगी। आपको पता चल गया है क्या है इसमें? देखिए संजय जी, आपने बहुत अच्छी बात की कि कोई भी नीति बनती है यदि प्रदेश में तो वो आम जनमानस को सीधा सीधा इफेक्ट, जी, चाहे वो कोई भी। तो आपने ये बात बहुत अच्छी कही। आप एक छोटी सी बात को लीजिएगा, यदि किसी को उद्योग लगाना है और उद्योग चलाना है तो निश्चित तौर पे बिजली विद्युत की बहुत बड़ी और अहम भूमिका होती है। जी हाँ। आप ये बताएं, पिछले 5 सालों में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने मात्र 20 की भी बढ़ोतरी नहीं की थी बिजली दर की, उन्होंने 6 महीने में कर दी। आप ये बताएं, वर्तमान बिजली दर जो इन लोगों ने बढ़ाई है वो बिल्कुल अव्यावहारिक है। आप देख रहे होंगे हमारे प्रदेश से कम, उड़ीसा में, बंगाल में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में जो बिजली दर है वो हमारे यहाँ से कम है। तो क्यों कोई आपके यहाँ आके उद्योग लगाएगा? और बिजली दर बढ़ाने में उत्पादन लागत में भी बढ़ोतरी होगी, और अगर हम दूसरे जगह माल बेचते हैं तो उसमें भी अधिक लागत लगेगी। जिस प्रकार से महंगाई और पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहेंगे तो आप सब जानते ही हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को यदि आम जनमानस को राहत देना होता, कोई एक अच्छी नीति बनाना होता, अगर वो रोजगार बेरोजगार युवाओं के लिए सोचती तो निश्चित तौर पे इस बात को ये समझती कि बिजली दर एकाएक अव्यावहारिक रूप से इतने न बढ़ाया जाए, जीएसटी का सरलीकरण का प्रस्ताव को भेजती। आप देखोगे भारतीय जनता पार्टी की चाहे डबल इंजन की सरकार पूर्ववर्ती सरकार में रही और रमन सरकार में यही सब होता रहा। रमन सरकार डबल इंजन की सरकार थी, क्या प्रकृति संरक्षण की बात कर रहे हैं? देखिए, ये डबल इंजन की सरकार में इन लोगों ने गंधराज पर्वत को बेचा था। आप देखेंगे एनएमडीसी का नगर नार का प्लांट बिकने की कगार पे आके खड़ा हुआ है। इन्हीं की डबल इंजन की सरकार ने हमारे बाल्को प्लांट को बेचा था। और जब हमारे यहाँ जितने भी एमओयू हुए हैं, आप ये बात को देखिए, हमारे यहाँ बायो एथेनॉल प्लांट की जो बात कर रही थी, निश्चित तौर पे बहुत अच्छे बायो एथेनॉल बन रहे हैं। जो जादती चापा में हमने धान, आप विनिवेशीकरण के खिलाफ हैं? आप विनिवेशीकरण के खिलाफ हैं नीता जी? बिल्कुल विनिवेशीकरण के खिलाफ है, क्योंकि सरकारी उपक्रम को बेचने से जहां एक बार ज्यादा से ज्यादा लोग बेरोजगार हो जाते हैं, आर्थिक मार भी पड़ती है और आरक्षण का लाभ भी हमारे युवाओं को नहीं मिल पाता है। और मोदी जी की सरकार की और डबल इंजन की सरकार की ये नीति रही है कि पहले तो ये उपक्रमों को, सार्वजनिक उपक्रमों को घाटे की दशा में लाते हैं, लोगों को बताते हैं कि मैं ठीक है मैं थोड़ा सा पीसी रज जी से भी थोड़ा समझ लेता हूँ। पीसी रज जी भी साथ में जुड़े हुए हैं। रज जी, आप भी सुन रहे होंगे दोनों प्रवक्ताओं को। हालांकि जैसा मैं कह रहा हूं, अभी 1 नवंबर को ये आना है ड्राफ्ट, लेकिन जो भी अभी तक छत्तीसगढ़ में उद्योग नीति रही है, मैं सरकारों की बात नहीं करूंगा, अभी तक छत्तीसगढ़ के गठन के बाद भी जो भी औद्योगिक नीति रही है वो तो आप देखते आए हैं। क्या समझते हैं ये जो नीतियाँ बनाई जाती हैं उसका केंद्र क्या होता है? हालांकि मैं अभी 1 नवंबर को जो नीति आनी है उस पर मैं बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो तो हमारे पता ही नहीं है कि वो क्या आएगा, उसका ड्राफ्ट क्या है। अब तक की मैं बात कर रहा हूँ। रज जी। संजय जी, देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य का जो गठन हुआ था वो यहाँ के प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता को देखते हुए ही उसका गठन किया गया था, और ये माना गया था कि ये बहुत तेजी से बढ़ता हुआ राज्य होगा। हर दृष्टि से ये बहुत तेजी से विकास करेगा, क्योंकि किसी भी तरह से संसाधनों की कमी यहाँ पर नहीं है, न ही मानव संसाधनों की कमी है, न ही प्राकृतिक संसाधनों की कमी है। अब आज आधुनिक समय में छत्तीसगढ़ में हम अगर आज एक वयस्क छत्तीसगढ़ जो कि
अपने गठन का 24वां साल है ये छत्तीसगढ़ का। जी। तो छत्तीसगढ़ में हम देखते हैं कि जो पहले की पुरानी राइस मिल इंडस्ट्रीज हुआ करती थी, उसके साथ साथ सीमेंट इंडस्ट्री, स्पंज आयरन, आयरन प्लांट्स, ये सब प्लांट्स, बड़े बड़े प्लांट्स जो है वो छत्तीसगढ़ को एक मजबूत आधार देते हैं। जी। और उसके आधार पर छत्तीसगढ़ के एक ऊर्जा जो उद्योग है उसमें भी छत्तीसगढ़ ने अपना बहुत तेजी से हाथ वो बढ़ाया है, जी। पहचान बढ़ाई। लेकिन साथ साथ जो ऊर्जा उद्योग में जो कोयले का उपयोग छत्तीसगढ़ में ऊर्जा के लिए हो रहा है, और कोयले के खनन के कारण जो जैव विविधता प्रभावित हो रही है, वो बहुत लॉन्ग टाइम प्रॉब्लम्स को जन्म देने वाली प्रॉब्लम है। उसको रेखांकित किया जाना चाहिए। ये समझना चाहिए कि प्राकृतिक संसाधनों का हम दोहन जरूर करें, लेकिन उसको आगामी पीढ़ी के लिए बचाए रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। तो सरकार की नीतियों में जो प्राकृतिक संसाधन है उसके सुसंगत और सीमित उपयोग को प्राथमिकता देनी चाहिए। जो नीति बनती है उसमें ऊर्जा के लिए सौर ऊर्जा का ज्यादा से ज्यादा उपयोग हो, इसके लिए प्राथमिकता होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी की सौर ऊर्जा की नई योजना भी है, घरों के लिए नई योजना उन्होंने अभी पेश की है। और बहुत पहले से जवाहरलाल नेहरू नवीकरण प्राधिकरण बना करके सौर ऊर्जा का लक्ष्य निर्धारित किया गया था कि उस पर ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा का सेक्टर लाया जाएगा। हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में जो कोल एमडीओ के तहत अडानी जी के द्वारा किया जा रहा है, हसदेव वगैरह के जंगल जो कट रहे हैं, वहां पर राजस्थान के लिए निर्धारित है, वो राजस्थान बिजली बोर्ड के लिए। लेकिन राजस्थान के ऑलरेडी जो है ऊर्जा का उत्पादन है, उसमें सोलर एनर्जी में बहुत ज्यादा वो लोग उत्पादन कर रहे हैं। तो प्रदेश को इससे सीखने की जरूरत है कि किस तरह से हम छत्तीसगढ़ में भी सोलर एनर्जी को प्राथमिकता दें, ताकि उद्योग को जो बिजली लगे उसके लिए हम सोलर ऊर्जा के माध्यम से ज्यादा उसका उपयोग करें। और जो ये है कोल बेस एनर्जी है, उसको हम बचा के रखें हमारे जंगलों को, ताकि वो आगे के लिए जैव विविधता बची रहे छत्तीसगढ़ में। और प्राथमिकता हो कि भाई रोजगार ज्यादा से ज्यादा आए, तो सरकार को जो नई पॉलिसी लाने जा रही है उसमें इन चीजों का ध्यान रखें तो ज्यादा बेहतर होगा। जी जी जी। प्रीति जी, आप सुन रहे होंगे जो पीसी रथ जी भी कह रहे हैं। मैं एक बात जो कहना चाह रहा हूँ उसमें महत्वपूर्ण बात यही है, मैं बार बार कह रहा हूँ, इंतजार करना हो रहा, लेकिन मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ, शायद उसका जवाब मुझे नहीं मिल पाया है। मैं ये आपसे पूछ रहा हूँ कि ऐसे कौन से विषय हैं जो कि पूर्ववर्ती सरकार की नीतियों में शामिल थे, जो आपको पसंद नहीं हैं, जो आप ये नीति जब बनाने जा रही हैं, नई नीति, उसमें उसे नहीं रखना चाहेंगी? देखिए अभी जी 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 कहिए प्रीति जी, सुन रहा हूं मैं। 1 नवंबर को आने वाला है, इसका जो डॉक्यूमेंट्री है उसका आने वाला है, पर ये पहली पकड़ाहट सामने आ रही है। अभी तो उसमें पता भी नहीं है कौन सी नीतियों को हटाया जा रहा है, कौन सी नई नीतियां जोड़ी जा रही हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ प्रीति जी कि पिछली सरकार की, भूपेश बघेल सरकार की औद्योगिक नीति में कौन से ऐसे बिंदु थे जो आप चाहेंगे कि इस नीति में ना हो? हालांकि आपके चाहने मेरे चाहने से नहीं होता, वो तो अभी एक समिति बैठेगी, एक्सपर्ट बैठेंगे, वो बनेगी। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी, आपके कहने का मतलब आप प्रवक्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी क्या चाहती है? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी तो सबका सब विकास ही चाहती है। जनता के हित में ही फैसला होगा जो भी रहेगा, और जनता के हित में यहाँ पे रोजगार बढ़े, चाहे वो इंडस्ट्रियल एरिया से हो या फिर लघु उद्योगों से हो, तो बिल्कुल जनता के हित में ही फैसला जो भी शायद सरकार लेंगी तो जनता के हित में ही रहेगा। ठीक है, ठीक है। नीता जी, मैं भी आपसे समझना चाह रहा था। देखिए क्या होता है कि मैं अक्सर ये देखता हूँ, मैं क्या देखता हूँ, हम सभी ये देखते हैं, हम सभी पत्रकार कम से कम इसी अनुभव से ही गुजरते हैं। हम देखते हैं कि पार्टियां पक्ष और विपक्ष में रहते समय अपना स्टैंड बदलती जाती हैं। पहले जिसका विरोध किया करती थी, अब उसके समर्थन में कुछ तर्क देने लग जाती हैं, कुछ बातें करने लग जाती हैं, चाहे वो नीति किसी भी क्षेत्र से संबंधित हो, उद्योग से ही संबंधित क्यों ना हो। तो ऐसा देखा गया है, और मैंने देखा है कि हर सरकार के कार्यकाल में कहीं ना कहीं उत्खनन को लेकर, वहाँ के विस्थापन को लेकर, वहाँ के पुनर्व्यवस्थापन को लेकर, वहाँ के उत्खनन संबंधी विषयों को लेकर विपक्ष आक्रामक बना रहता है। तो ये भूमिकाएं क्यों बदलती रहती हैं? देखिए, भूमिकाएं बदलने की बात मैंने कही थी। पिछले 15 साल में रमन सिंह जी की सरकार ने जिस प्रकार पर्यावरण और जैव विविधता को दरकिनार रखते हुए जो डबल इंजन की सरकार में काम किया, जी,
वो बहुत ही आलोचना करने योग्य रहा। पर कांग्रेस की सरकार ने जिस प्रकार लघु उद्योग और कुटीर उद्योग को बढ़ावा दिया, जिस प्रकार फूड पार्क की स्थापना की, रीपा जी। जैसे प्रोजेक्ट लाके प्रत्येक जिले में एक इंडस्ट्रियल पार्क बनाने की जो हमारी योजना थी, जिसमें जी। युवाओं को और महिलाओं को रोजगार मिल जाता, 28 लाख से भी अधिक महिलाओं को रोजगार मिल पाता, युवाओं को रोजगार मिल पाता, जी। इसके लिए इन लोगों ने बजट में प्रावधान पुष्टि रखा है, रोक रखा है। भाई रूरल इंडस्ट्रियल पार्क में सारे लोगों को, युवाओं को काम मिलता, स्थानीय प्रतिभा को काम मिलता, बिल्कुल। लोगों को बहुत सारे नियम कानून से कभी पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बिल्कुल कहीं भी मानसिकता नहीं लग रही है कि युवाओं को और यहाँ की महंगाई कम करने के लिए, रोजगार देने के लिए सकारात्मक पहल कर सकती है, क्योंकि इन्होंने जिस प्रकार बिजली का बिल बढ़ाया नहीं, मैं ये है, कह रहा था जिस आपसे, प्रकार आम मैं आपसे जनमानस ये को- कह रहा था, नीता जी ये कह रहा था, जैसा कि आप भी विरोध करते हैं, आपके पिछले कार्यकाल में जो हसदेव वरण क्षेत्र है जहाँ पर कि उत्खनन हो रहा था, परसा ईस्ट को लेकर बड़ा विरोध हुआ था, बड़े लंबे आंदोलन हुए थे, नेता भी पहुँचे थे और बहुत सारी बातें भी हुई थी उसे लेकर। तो मैं ये बात कह रहा था कि विरोध प्रदर्शन तो हर सरकार के ऐसे कार्यकाल में होता है, लेकिन बात यही होती है कि कुछ ऐसे वैधानिक और संवैधानिक कुछ ऐसे नियम होते हैं, कुछ ऐसी वैधानिक व्यवस्थाएं होती हैं कि ये जो खदान जो आवंटित की गई थी वो भी राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड को की गई थी, जहाँ से कि कोयला निकलना था, निकल कर वहाँ पर उन विद्युत घरों तक पहुँचना था और बिजली की आपूर्ति होनी थी। कुल मिलाकर ऐसे कुछ विषय होते हैं। पीसी रथ साहब, आप भी सुन रहे होंगे, जैसा कि मैं भी अभी देख रहा था कि हाल में ही अभी कांग्रेस के प्रवक्ता थे, अभी पिछले कुछ दिन पहले मैं जब परिचर्चा कर रहा था तब कटघोरा को लेकर बातें हो रही थी कि वहाँ पर वन उजाड़े जा रहे हैं, फलाना किया जा रहा है, वहाँ पे ये काटे जा रहे हैं, पेड़ काटे जा रहे हैं, लोगों को हटाया जा रहा है। जैसा कि कटघोरा में आप भी जानते हैं कि लिथियम नाम की दुर्लभ धातु मिली है, जिसे रेयर अर्थ एलिमेंट कहा जाता है। मतलब ये बड़ी रेयर धातु होती है। कहा जाए कि ये ऐसी धातु होती है जिससे कि इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी बनती है और भी ऐसे बहुत महत्वपूर्ण उत्पाद बनते हैं, क्योंकि इसका घनत्व तो काफ़ी कम होता है और काफ़ी उपयोगी होती है। रिचार्जेबल, खासकर जो भी बैटरी बनती है, चाहे फ़ोन की हो, लैपटॉप की हो, अब तो गाड़ियाँ भी आने लगी हैं तो उनकी बैटरी बनती है और साथ ही और भी इसके अन्य उपयोग होते हैं। तो इसे लेकर भी कुछ बातें हो रही हैं। मैं एक बात ये समझना चाहता हूँ, देखिए एक और जैसा आपने शुरू में कहा कि बिल्कुल वही विषय था कि छत्तीसगढ़ प्रचुर हैं संसाधन, अमूल्य यहाँ पर हैं खनिज, जो कि मतलब कुल मिला के कहा जाए कि रत्न गर्भा भूमि है ये छत्तीसगढ़ की। इसी को लेकर एक विभाजन का आधार ये भी था कि ये रिचेस्ट स्टेट्स में एक होगा अपनी इन तमाम कहा जाए कि खासियत की बदौलत। लेकिन ये कैसे सुनिश्चित किया जाए कि ये एक तरफ समझिए इनका उत्खनन भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये ऐसी धातुएं माइनिंग में जो धातु निकल रही हैं, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो बताती है जगह जगह समय समय पर कि ऐसे ऐसे डिपॉजिट्स हैं जिनका उत्खनन किया जाए। तो ये कैसे संभव किया जा सके कि एक तरफ तो ये माइनिंग भी हो सके और दूसरी तरफ वो भी बातें हो सके जो कि विरोध प्रदर्शन जिस वजह से होता है, जिस वजह से कुछ ऐसी बातें होती हैं, तो क्या यह सिर्फ पॉलिटिकल होता है या फिर इसका कोई वास्तविक आधार होता है? पीसी रथ जी, पीसी रथ जी सुन पा रहे हैं? पीसी रथ जी आवाज जी जी जो है जनता का हो ये समझा जाए जी। तो ये दिक्कतें पैदा ही ना हो। असल में प्रकृति जो है वो एक साथ उत्खनन के लिए हमको अवसर नहीं दे रही है। प्रकृति उसका एक सुसंगत उत्खनन के लिए हमें मतलब ये आगामी पीढ़ी के लिए हम उसको सहेज कर रखें, इसके लिए है वो। और दूसरी बात एक ये कि जैसे एक मिट्टी है, मिट्टी को बनने में सैकड़ों साल लगते हैं, उसी तरह से एक जो स्वाभाविक जंगल है जो एक बहुत लंबी फूड चेन पे डिपेंड करता है, वो जंगल बनने में सैकड़ों हजारों साल लगते हैं। और वो जंगल एकाएक किसी चीज के लिए पूरा तबाह कर दिया जाए तो ये कहीं से भी न्याय संगत नहीं होता। बहुत केवल मनुष्य ही नहीं है इस धरती पर, अन्य पशु पक्षी और प्राणी भी हैं। अब आप देखिए कोयल ब्लॉक की लगातार अंधाधुंध खुदाई के कारण जो हाथी एक लिमिटेड एरिया में हुआ करते थे छत्तीसगढ़ में, वो यहाँ बस्तर तक के आने लग गए हैं। वो
कांकेर में और कोंडागांव जिले में, नारायणपुर जिले तक के हाथी पहुंच रहे हैं, जबकि इधर कभी भी ऐसा देखा नहीं गया था। जी। दूसरी ओर जंगलों में अतिक्रमण मनुष्य का बढ़ने के कारण ये भालू हो गया, लेपर्ड, तेंदुए हो गए, इन सब के हमले जनता बढ़ गए हैं मनुष्यों पे। तो ये मानव और वन्य प्राणियों के संघर्ष को भी ये प्रोत्साहित करता है, इस तरह का लगातार उत्खनन। जी। तो उत्खनन उतना ही होना चाहिए जो एक और इसका limited पीसी रजी इसका एक दूसरा भी एक है, जैसा कि हालांकि नियमों में होता है कि जितने पेड़ काटे जाते हैं उसकी उसी संख्या में कुछ पेड़ अन्य स्थानों पर भी लगाए जाते हैं। वो स्थान चिन्हित होते हैं जो कि वहाँ पे डिपॉजिट्स नहीं होते हैं, वो ऐसी जगहों का चयन भी किया जाता है, ऐसे स्थानों का चयन किया जाता है कि एक तरीके से एक संतुलन बना रहे। लेकिन आप जैसा कह रहे हैं कि प्राकृतिक जो जंगल होते हैं, प्राकृतिक जो कहा जाए कि फॉरेस्ट होते हैं, जो नेचुरल फॉरेस्ट होते हैं, उनकी एक अपनी अलग महत्ता होती है, उनका एक अलग विशेष महत्व होता है। तो ठीक है, आप सभी मेहमान इस चर्चा में शामिल हुए, इधर समय की बाध्यता भी है, आप सभी इस चर्चा में शामिल हुए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। प्रीति जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नीता जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और साथ ही पीसी रथ साहब आप भी जुड़े, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे कि हम चर्चा कर रहे थे उद्योगों को लेकर, औद्योगिक नीतियों को लेकर, तो कुल मिलाकर इसका सार यही निकलता है कि नीतियां ऐसी बने उद्योगों को लेकर कि वो नीति जनहित में हो और प्रदेश में उसका जो हानिकारक प्रभाव हो वो न के बराबर हो, न्यूनतम हो या नहीं हो। तो कुल मिलाकर नीतियां ऐसी हों जो कि एक तरफ तो निवेश को प्रोत्साहित करें, एक तरफ तो प्रदेश के विकास का आधार बने, और दूसरी ओर प्रदेश के विकास के साथ साथ पर्यावरण को भी सुरक्षित रखने का भी एक साधन बने, एक जरिया बने। तो आज की चर्चा में सिर्फ इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।